गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल के संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यह बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा एक डेरिवेशन है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जान जाएंगे कि टॉर्क क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डाइपोल क्या है, जिससे आपको इस छोटा सा डेरिवेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क एक तरह का फोर्स है। टॉर्क क्या होता है? एक तरह का फोर्स है, ठीक है ना। जो 11th में आप लोगों को पढ़ना है टॉर्क के बारे में। टॉर्क एक तरह का जो फोर्स है। और डाइपोल का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपका 2 पॉइंट चार्ज होता है, और 2 पॉइंट चार्ज होता है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है सेम होता है। अगर इसको आपने प्लस क्यू माना है तो इसको क्या मानोगे? माइनस क्यू। माइनस क्यू प्लस क्यू मानने का मतलब बीच में कहीं ना कहीं एक सेंटर आ जाता है, और इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस क्या हो जाती है बाबू? सेम। अगर आप इसको एल मानते हो तो इसको भी एल मानना पड़ेगा, जिसके कारण दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 2l। तो आपने डाइपोल के बारे में जान गया डाइपोल क्या होता है। अब रही बात कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक लाइन से दिखाते हैं, और यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक ऐसा लाइन जिसका हर एक बीच का जो लेंथ है, गैप है, इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस तरह से लाइन को दिखा देते हैं, आप ये मानकर चलोगे कि दो सबके बीच का गैप क्या इक्वल है, तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी मूव करता है तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। समझ में आ रही है बात? अगर आप इतना जान गए तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में? टॉर्क के बारे में। टॉर्क के बारे में, उस टॉर्क के बारे में कहाँ डिस्कस करना है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के अंदर एक डाइपोल को रखा गया है, और डाइपोल पे एक लग रहा है फोर्स, और उस फोर्स का नाम है टॉर्क। कैसा लग रहा है देखते हैं जरा इसमें। तो सबसे पहले आप क्या करो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो आपको समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा बनाना है कि जो सबके बीच का जो गैप है क्या होना चाहिए? सेम है। अगर गैप सेम नहीं है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। आप ये मान लीजिए कि सबके बीच का जो गैप है क्या है आपका? सेम है। चलिए हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जो डायरेक्ट कहाँ से कहाँ मूव करता है बाबू? तो एक प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की ओर मूव करता है। और इसके अंदर हम लोग क्या रखेंगे? एक डाइपोल को रखेंगे। किसको रखेंगे? एक डाइपोल को रखेंगे। समझ में आ रही? तो डाइपोल को जब हम रखते हैं इसके अंदर, तो जो डाइपोल रखने का तो बहुत तरीका है, लेकिन एक स्पेशल केस रखेंगे। जब हम इसके अंदर डाइपोल को रखते हैं तो डाइपोल कुछ इस प्रकार से झुका हुआ मिलेगा आपको। आप बोलिएगा ऐसा क्यों रहता है, तो हम बताते हैं आपको। ये जो डाइपोल है, डाइपोल में तो अभी तो मैंने आपको बताया कि जिसमें दो पॉइंट चार्ज होता है, एक प्लस क्यू होता है और एक माइनस क्यू। इधर होता है प्लस क्यू और इधर होता है माइनस क्यू। अब आप बोलिएगा सर आपने इधर प्लस क्यू क्यों लिया, इधर माइनस क्यू क्यों लिया? तो देखिए बात, आपने पढ़ा होगा फोर्स के बारे में कि लाइक चार्ज रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैट में। जिसके कारण इस पे क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे अगर प्लस रखा है तो यहाँ माइनस है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करने के लिए इधर मुड़ गया है, और इधर प्लस है इधर माइनस है, अट्रैक्ट करने के लिए इधर मुड़ गया है। क्लियर है? चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आपको बताया कि डाइपोल में प्लस क्यू माइनस क्यू के कारण बीच में एक सेंटर मिल जाएगा, और इसके बीच की दूरी अभी मैंने आपको बोला कि इसका गैप और इसका गैप जो लेंथ होता है इक्वल होता है, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा। समझ में आ रही बात? चलो अब देखिए यहाँ पे, अगर हम डाइपोल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस प्रकार से जा रहा है, अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रखते हैं तो वहाँ फोर्स लगता है। छोटा सा कंसेप्ट है, देखिए यहाँ पे, अगर आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को रखते हो, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ भी फोर्स लगता है, अगर माइनस क्यू चार्ज है तो यहाँ भी फोर्स लगता है। और हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी तो होगी। तो अगर चार्ज प्लस होगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ लगेगा, अगर चार्ज माइनस होगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है उधर अगर फोर्स लग गया तो समझ जाना प्लस क्यू चार्ज है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो समझ जाना माइनस क्यू चार्ज है। क्लियर है? और जो फॉर्मूला होता है बराबर होता है Q इंटू ई, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स है। ये इधर हो जाएगा F बराबर Q इंटू ई। माइनस नहीं बोलेंगे क्योंकि माइनस के कारण डायरेक्शन मिलती है, हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ बताइए किधर फोर्स लगेगा, आप सोच के बताओ तो किधर फोर्स लगेगा। देखिए यहाँ पे अगर ये चार्ज प्लस है तो फोर्स किधर लगने वाला है? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है उस तरफ।
अगर ये चार्ज माइनस है तो फोर्स किधर लगने वाला है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है उसके अपोजिट की तरफ। समझ में आ रही है बात। ये फोर्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो F बराबर आप याद रखोगे Q इंटू ई। इधर क्या लगेगा, F बराबर आपको याद रखना है Q इंटू ई। अब आप बताओ सोच के, एक ही डाइपोल तो है, एक डाइपोल पे जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो वहाँ बोलते हैं कि नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। जस्ट लाइक ऐसे समझिए, इसको मिटा दे रहे हैं। आप ये समझो कि अगर आपके पास कोई एक बॉडी है, डाइपोल भी तो एक बॉडी है, अगर एक बॉडी है, अगर इस पे दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और दोनों की जब मैग्नीट्यूड सेम है तो नेट फोर्स कितना कहलाएगा, जीरो। मतलब ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी। उसी तरह यहाँ भी है, जैसे डाइपोल है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो डाइपोल है कहीं और मूव नहीं करेगा, फोर्स लग रहा है लेकिन नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स क्या है आपका, जीरो है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बोलेंगे नेट फोर्स जो लग रहा है इस डाइपोल पर, नेट फोर्स टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा आप नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। समझ में आ रही बात, क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। समझ में आ रही बात। अब देखिए यहाँ पे, अब डाइपोल का कहानी क्या होता है। डाइपोल देखिए क्या होता है, अगर आप इस फोर्स की क्वांटिटी बढ़ाओगे मतलब दोनों तरफ बढ़ेगा, यानी बढ़ाते जाइएगा, यानी डाइपोल तो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि दोनों फोर्स सेम ही बढ़ेगा, ए भी बढ़ेगा ओ भी बढ़ेगा, ओ भी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आप प्रैक्टिकली देख लेना कि अगर मान लो एक रड है और इधर फोर्स लगा रहे हो, इधर फोर्स लगा रहे हो, ज़्यादा अमाउंट लगाओगे तो एक तरफ ज़्यादा होगा, एक तरफ, दोनों तरफ ज़्यादा ही है, ये डाइपोल इस तरह से हल्का मुड़ना चालू कर देगा, मतलब अपने सेंटर के अबाउट। सेम फोर्स है, कहीं जाएगा नहीं, नेट फोर्स जीरो है, सेम फोर्स के मतलब सेम फोर्स लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो मतलब ऐसे ऐसे मुड़ना चालू होगा, यानी इस तरफ इधर आने का टेंडेंसी रख रहा है और ये इधर जाने का टेंडेंसी रख रहा है। समझ में आ रही बात। यानी डाइपोल कुछ इस तरह से यहाँ पे रोटेट करना चालू हो जाएगा अपने सेंटर के अबाउट, इसको बोलते हैं टॉर्क। इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। अगर कोई पार्टिकल अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करता है तो इसको यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है, इसी फोर्स को बोला जाता है टॉर्क, जिसमें पार्टिकल कहीं मूव नहीं करता है, एक ही सेंटर के अबाउट रोटेट करता है। जैसे फैन है आपका, फैन का जो सेंटर के अबाउट आपका जो पंखा है, उसका जो पंखी होता है वो रोटेट करता है। ऐसा थोड़े फैन कहीं और उड़ के चला जाता है, नहीं उड़ता है। इसी तरह यहाँ पे, तो यहाँ पे लग रहा है टॉर्क। टॉर्क कैसे लगा, तो बोलिएगा जब दो फोर्स, लिख देते हैं यहाँ पे, व्हेन two force acting in opposite direction, then torque develop। टॉर्क डेवलप। समझ में आ रही बात। अब रही बात कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो 11th में टॉर्क पढ़ना है। जो टॉर्क की फॉर्मूला होती है हम यहाँ पर लिख देते हैं, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, नहीं होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यही तो खासियत है इसमें, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे डाइपोल के बीच की दूरी है 12, लेकिन परपेंडिकुलर तो पता नहीं है, तो डिस्टेंस निकालेंगे। पहले इसको चलिए आगे बढ़ाते हैं। टॉर्क को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ की जैसा होता है, टॉर्क का सिंबल है। चलिए यहाँ पे टॉर्क लिखना चालू करते हैं। फोर्स कितना है, तो आप बोलिएगा क्यू वी, तो फोर्स हो गया क्यू वी। अब रही बात कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब डालिए, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है। इसको मिलाओ और इसको भी आप चाहो तो मिला सकते हो। ध्यान देखो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर इस पॉइंट को ए मानते हो और इस पॉइंट को बी मानते हो तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन कहलाएगा, ए बी। देखो तो ध्यान से, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमको किसको ढूंढना है, ए बी को, मतलब परपेंडिकुलर को। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, ए बी। अब मेरा मेन मकसद है क्या निकालना है, ए बी। क्या निकालना है बाबू, ए बी। चलिए ए बी को निकालते हैं। ए बी कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, निकालना है और आपके पास हाइपोटेनस दिया हुआ है। हाइपोटेनस की दूरी कितनी है, 12 है। तो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, होता है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो साइन थीटा बराबर पी का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर ए बी, और एच का मतलब हो गया 12।
यही ना दूरी है, हाइपोटेनस तो ही कहलाएगा 2l। हम यहाँ से ए बी निकालना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल टू, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आप समझ लीजिएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। समझ में आ रहा है? ए बी की जगह पे क्या रख देंगे 2l साइन थीटा। उस प्रकार से आपका जो टॉर्क निकल कर आएगा टाउ बराबर क्यू ई इंटू ए बी रिप्लेस करेंगे किस में 2l साइन थीटा। समझ में आ रहा है ये बात? इस तरह से हमने टॉर्क का निकाला, लेकिन मेन फार्मूला भी नहीं निकला है। आप जो टॉर्क निकाल रहे हो किसके कारण निकाल रहे हो? डाइपोल के कारण। तो डाइपोल का भी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो आपने डाइपोल में पढ़ा होगा कि डाइपोल का जो फार्मूला होता है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2l, मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे क्या करो, Q, ये Q है और ये 2 है और L है, Q 2l को रिप्लेस कर दो P में, मतलब Q 2l हटा दो और क्या ला दो P। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बोलिए तो? टॉर्क बराबर हो जाएगा, इन तीनों के जगह पे लिखेंगे P और बचा है E और ये हो गया साइन थीटा। तो इस तरह से हमने टॉर्क का फॉर्मूला निकाल लिया पी ई साइन थीटा। समझ में आ रही बात? अगर आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हो, वेक्टर के फॉर्म में टॉर्क एक फोर्स है तो यहाँ पे एरो लगाओ और साइन हटता है तो क्या आता है P क्रॉस E आता है। समझ में आ रही बात? अगर यहाँ पे कॉस रहता है तो डॉट आता है। वेक्टर में बोलता है कि फॉर्मूला बता देते हैं, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है और ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है। ए डॉट बी का मतलब ये हो गया कि ए बी कॉस थीटा हो गया और ए क्रॉस बी का मतलब हो गया ए बी साइन थीटा हो गया। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे साइन है इसलिए हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, क्रॉस में। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म हो गया, स्केलर फॉर्म हो गया, ये स्केलर फॉर्म हो गया। और ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका, वेक्टर फॉर्म हो गया। तो आपके पास टॉर्क का दो फॉर्मूला, एक स्केलर में और एक वेक्टर में। अगर एंगल दिया रहेगा क्वेश्चन में तो इसको लगा देना, अगर एंगल नहीं दिया रहेगा तो इसको लगा देना। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये आपका टॉर्क। ठीक है, तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। चलो हो गया बाबू, याद रखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकाले हम लोग, पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं टॉर्क का फॉर्मूला, हमने निकाला पी ई साइन थीटा, चाहे पी क्रॉस ई बोलिए। थीटा क्या होता है, तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और टॉर्क के बीच का एंगल होता है। ये आपका एंगल है, यही आपका एंगल है। अब जैसे से आप थीटा रोटेट करोगे, मतलब डाइपोल को अलग अलग एंगल पर रखेंगे तो वैल्यू अलग अलग मिलेगा। मतलब अगर हमने डाइपोल को ऐसा रख दिया तो अलग वैल्यू मिलेगा, अगर डाइपोल को ऐसा रख दिया तो अलग वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रही है? चलिए उसी तरह से हम यहाँ पे चीजें निकालते हैं। इसका वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा। अगर आपसे पूछ दिया कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, तो डिपेंड करेगा एंगल पे कि कैसे एंगल चेंज कर रहे हैं। या मिनिमम टॉर्क कब होगा, मिनिमम टॉर्क कब होगा, तो डिपेंड करेगा एंगल पे। अगर साइन थीटा की वैल्यू आपने जाना होगा कि मैक्सिमम कब होता है, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है 90 डिग्री पे, तो आपको टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अगर हम डाइपोल को 90 डिग्री पर रखते हैं, 90 डिग्री कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, समझ में। और डाइपोल को अगर हम ऐसे रख दें तो एंगल कितना बने 90 डिग्री, तो उस टाइम आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। ठीक है, जैसे लॉजिक समझ लीजिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जगह पे रिवर है, रिवर में पानी का जो फ्लो ऐसे हो रहा है और उसमें हम अपना हाथ को इस तरह से रखें, तो आप जानते हो ना जब हम हाथ को ऐसे रखेंगे पानी का जो डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, तो आपका जो पानी इस तरह से फोर्स लगाएगा 90 डिग्री और उस पर जो फोर्स लगाएगा ज़्यादा लगेगा आपको हाथ। इस तरह रखिएगा तो कम लगेगा क्योंकि पानी ऊपर से भी पास कर जाएगा नीचे से भी, लेकिन ऐसे रखोगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। क्यों, एंगल 90 डिग्री है, तो मैक्सिमम टॉर्क निकालना होगा तो क्या करेंगे पी ई साइन थीटा। थीटा की जब क्या रख देंगे 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला आपको, पी ई मिला। ठीक है ना। उसी तरह अगर मिनिमम निकालना हो तो यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, चाहे ऐसे रखते हैं 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री पे भी निकालते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो टॉर्क का मिनिमम वैल्यू मिलेगा यहाँ पे पी ई साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0, तो सबको 0 कर देगा, तो टॉर्क का मिनिमम वैल्यू क्या मिला आपका 0। इस तरह हमने टॉर्क का फॉर्मूला निकाल लिया। टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू याद रखना है आपको, टॉर्क का मिनिमम वैल्यू याद रखना है। ठीक है, नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। देखिए यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। टॉर्क
इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी। आपने डायरेक्शन देख लिया, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात कि इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो टॉर्क के आएगा वो आएगा आपका न्यूटन मीटर। कैसे आया यूनिट देखते हैं यहाँ पर। द टॉर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा पी ई साइन थीटा। तो एंगल का तो यूनिट नहीं होता है, पी का पढ़ा है कुलम मीटर और इसका पढ़ा है न्यूटन पर कुलम। कुलम से कुलम कट जाएगा तो क्या बचा? न्यूटन मीटर बचा। ठीक है ना, न्यूटन मीटर होता है। तीसरा बात इसका डायमेंशन की देख लेते हैं। डायमेंशन तो न्यूटन फोर्स का होता है mLT के पावर -2, न्यूटन का आ गया, मीटर का मतलब लेंथ हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे mL² T के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।